आज की जो वीडियो है वो है आर्टिफिशियल प्लाज्मिड, जिसको केमिकली लेबोरेटरी में सिंथेसाइज्ड किया गया था और उसका नाम है PBr322 प्लाज्मिड। PBr322 प्लाज्मिड ऐसा एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है शॉर्ट क्वेश्चन में, दे डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन ऑफ PBr322। तो हमें ये ध्यान रखना है, सबसे पहला काम द PBr322, द वर्ड मीन्स P4 है प्लाज्मिड, बोलिवर एंड रॉड्रिज। बोलिवर और रॉड्रिज दो साइंटिस्ट थे हु इन्वेंटेड और द डिस्कवर्ड दिस वेक्टर, दैट्स व्हाई इट्स अ name was given in the honor of the scientist Bolivar and Rhodrich। ये प्लाज्मिड है तो प्लाज्मिड, बोलिवर एंड रॉड्रिज PBr322 कहते हैं। ये जो PBr322 है, चूंकि प्लाज्मिड होते हैं तो उसमें क्या होंगे, न्यूक्लियोटाइड्स होंगे और न्यूक्लियोटाइड्स आपस में जुड़े रहेंगे, बेस की पेयरिंग होती है। आपने डीएनए में पढ़ा हुआ है कि डीएनए में दो क्या होती है, न्यूक्लियोटाइड पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती है, जिसपे न्यूक्लियोटाइड्स एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। एक स्टैंड पर एडेनिन होगा तो दूसरे पे थाइमिन होगा, एक पे ग्वानिन होगा तो दूसरे पे साइटिन होगा, और वे AT और GC आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ लेते हैं, उसको हम बोलते हैं बेस पेयर। किसी भी डीएनए की लेंथ का मेजरमेंट बेस पेयर में किया जाता है। तो PBr होता है, उसकी लंबाई होती है 4361 बेस पेयर्स। हम अगर इसके साइज की बात करें, ये जो PBr है इसके अगर मैं साइज की बात करूं तो साइज कितना होता है 4361। इसमें कितने बेस पेयर्स होते हैं, 4361 बेस पेयर्स होते हैं। और इसकी डिस्कवरी की जैसे मैं बता चुका हूँ, द साइंटिस्ट द फ्रांसिस्को बोलिवर जपाटा एंड द रेमंड्स एल रॉड्रिज है, इन्होंने कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में 1977 के अंदर इस PBr322 को इन्वेंट किया था, डिस्कवर्ड किया था। अब हम ये बात कर रहे हैं, जैसा कि इसके स्पेशल फीचर की बात की, ये क्या है, आर्टिफिशियल वेक्टर है। ये वेक्टर कैसा है, ये हर पॉइंट से इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकलेंगे तो आपको ध्यान रखना है। ये कैसा है, ये है आर्टिफिशियल। ये क्या है, एक आर्टिफिशियल वेक्टर है, आर्टिफिशियल वेक्टर है। और इस आर्टिफिशियल वेक्टर में कुछ चीज़ें हैं जो मैं पहले से, आप प्रीवियस वीडियो को जरूर देखिएगा। इस आर्टिफिशियल वेक्टर के अंदर, इस डीएनए के अंदर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट करने के लिए एक स्पेसिफिक साइट्स होती है जिसे बोलते हैं रिकॉग्निशन साइट। और रिकॉग्निशन की साइट की जो डेफिनेशन वगैरह प्रीवियस क्लासेज में है, यहाँ पर मैं शॉर्ट में ही बात करूँगा। सबसे पहली बात, इसमें रिकॉग्निशन साइट्स कौन सी है, रिकॉग्निशन साइट्स, रिकॉग्निशन साइट्स की बात कर रहे हैं। अभी ये शॉर्ट में बात करें, रिकॉग्निशन साइट, रिकॉग्नाइज करना, पहचान करना। डीएनए को काटने के लिए स्पेसिफिक एंजाइम काम में लेते हैं जिसे हम बोलते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। The enzyme which is used to cut the DNA molecules, that is called as the restriction endonuclease, and we have already explained in the previous video। और ये जो restriction endonuclease एंजाइम डीएनए को एक स्पेसिफिक साइट से काटता है, एक विशिष्ट पहचान स्थल से काटता है, उसको बोलते हैं हम रिकॉग्निशन साइट। ये जो PBr322 है, इसमें 8 डिफरेंट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के लिए रिकॉग्निशन साइट होती है। ऑब्जेक्टिव में पूछ लेते हैं तो यहाँ पर अपने नाम लिख देते हैं कि कौन कौन से एंजाइम्स के लिए रिकॉग्निशन इसमें साइट होती है। द फर्स्ट मैं बात कर रहा हूँ PVU फर्स्ट, एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है। PVU सेकेंड रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है, इसके लिए भी इसके अंदर क्या होती है, साइट होती है। उसके अलावा मैं बात करें तो PST फर्स्ट, इसके लिए साइट है। CLA फर्स्ट, इसके लिए भी रिकॉग्निशन साइट है। EcoR फर्स्ट, EcoR फर्स्ट इसके लिए है। फिर नेक्स्ट हो गया रिकॉग्निशन साइट अवेलेबल फॉर द हाइंड सेकेंड and also the recognition site is available for BAMH। ये जो एंजाइम्स हैं इनके लिए भी इसमें पहचान स्थल होता है। और उसके अलावा बात करें हम एक और वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस दैट इज SAL, साल फर्स्ट है, इसके लिए भी इसमें रिकॉग्निशन साइट होती है। और हम बात कर रहे हैं BMH हो गया, हाइंड हो गया, और PST फर्स्ट हो गया है। तो यहाँ पर हो गए PST फर्स्ट,
1 1 2 3 4 5 6 7 8 ये 4 देयर आर 4 डिफरेंट काइंड ऑफ रिकॉग्निशन साइट प्रेजेंट इन द पीबीआर। तो पीबीआर जो प्लाज्मिड बो लीवर रोडरीज होता है एक सर्कुलर डीएनए है, आर्टिफिशियल वेक्टर होता है, और हमने इसमें कहा कि डिफरेंट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोज एंजाइम से क्लीव करने के लिए इसमें रिकॉग्निशन साइट होती है, पहचान स्थल होते हैं, और कौन कौन से एंजाइम्स के लिए ये है। इसकी मैं आपको कहना चाहूँगा ये PBR 322 की डिटेलिंग आपको तब समझ में आएगी जब आप प्रीवियस वीडियोस को पढ़ेंगे, क्योंकि उसमें मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन इन द डिटेल दैट व्हाट इज द मीन ऑफ द हाइंड थर्ड, है ना। हाइंड थर्ड इज आइसोलेटेड फ्रॉम द हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा बैक्टीरिया, इको आर फर्स्ट आइसोलेटेड फ्रॉम द एस्चेरिशिया कोलाई, PST, प्रोविडेंसिया स्टुअर्टी। ये ऑलरेडी मैं प्रीवियस वीडियोस में एक्सप्लेन कर चुका हूँ एंड डिफाइन भी कर चुके हैं अपने रिकॉग्निशन साइट क्या होती है। उसके अलावा मैं बात करें तो इसी बैक्टीरिया में एक और इम्पॉर्टेंट फीचर है, उसे हम कहते हैं ROP रीजन। ROP रीजन वेरी इंपॉर्टेंट रीजन है, ROP रीजन। ये भी दिस इज ऑल्सो ए इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ PBR 322। अभी मैं डायग्राम बनाऊंगा, है ना। तो ROP, P फॉर है प्रोटीन है, और R का मतलब है रेप्लिकेशन है। इसको अपने रेप्लिकेशन के लिए जो रिक्वायर्ड प्रोटीन चाहिए होती है उसका सिंथेसिस जिस पार्ट से होता है उसे बोलते हैं ROP, रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड प्रोटीन। पूरा नाम क्या है इसका? रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड प्रोटीन बोलते हैं, रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड प्रोटीन। क्योंकि आपने कहा कि वेक्टर क्या होता है, वेक्टर वो होते हैं जिसमें सेल्फ रेप्लिकेशन की नेचर होती है। तो ये जो PBR 322 वेक्टर है ये अपने आप सेल्फ रेप्लिकेशन कर सकता है, लेकिन इसको सेल्फ रेप्लिकेशन करने के लिए स्पेसिफिक प्रोटीन की ज़रूरत होती है, और उस प्रोटीन को बनाने के लिए इसमें एक स्पेसिफिक DNA का सेगमेंट है जो इस प्रोटीन को सिंथेसाइज द रिक्वायर्ड प्रोटीन, है ना, वो जो पार्ट है उसको कहते हैं ROP रीजन कहते हैं, ठीक है ना। ROP रीजन क्या है? PBR का एक पार्ट है जो प्रोटीन बनाता है, और वो प्रोटीन क्या काम आएगी? इसी वेक्टर के रेप्लिकेशन के लिए काम आती है, इसलिए बोलते हैं। और अगेन मैं एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात करें, इसमें होता है ओराई का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीन ऑफ ओराई? ओराई मीन्स द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट। ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट और होता है जिसको हम बोलते हैं ओराई बोलते हैं, ओराई, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट। DNA पे वो पर्टिकुलर साइट होनी चाहिए जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। द साइट एट विच द रेप्लिकेशन स्टार्ट इन अ DNA molecule that is called as the ORI, origin of replication site. If there is no ORI in the DNA molecule, then that DNA is unable to replicate, and if DNA is unable to replicate itself, that means it is not the यूजफुल और द बेनिफिशियल फॉर द रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी। यानी किसी भी DNA के अंदर एक ओराई का होना जरूरी होता है। ये ओराई क्या करती है? रेप्लिकेशन करती है, और अगर ये ओराई नहीं होगा तो रेप्लिकेशन नहीं होगा, रेप्लिकेशन नहीं होगा तो वो वेक्टर हमारे काम का भी नहीं है। तो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है ओराई जो सभी रेप्लिकेटिंग DNA के अंदर होता ही है। उसके अलावा मैं बात करूँ, वन इम्पॉर्टेंट रीजन ऑल्सो फाउंड इन द PBR 322, दैट इज द R रीजन। R रीजन, यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा हटा देते हैं, R रीजन लिखना है, R रीजन। एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस R रीजन एंड व्हाट स्टैंड्स फॉर R। यहाँ पे R की बात करें तो ये R है रेजिस्टेंस के लिए, रेजिस्टेंट किसके लिए रेजिस्टेंट है? रेजिस्टेंट फॉर एंटीबायोटिक्स, रेजिस्टेंस फॉर एंटीबायोटिक। यानी कि ये जो PBR होता है ना, PBR 322 है ना, इस PBR 322 में एक स्पेशल पार्ट है। वो स्पेशल पार्ट क्या करता है? इस PBR 322 को एंटीबायोटिक्स, प्रति जैविक रसायनों से इसको प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है। इट प्रोवाइड द रेजिस्टेंट नेचर अगेंस्ट द एंटीबायोटिक्स। हमें जानते हैं कि बैक्टीरिया को किल करने के लिए जो मेडिसिन लेते हैं उसको बोलते हैं एंटीबायोटिक, और एंटीबायोटिक को जो काम में लेते हैं तो बैक्टीरिया किल हो जाता है, बैक्टीरिया का जो प्लाज्मिड है वो भी किल हो जाता है। लेकिन PBR 322 है
इसमें दो स्पेशल एंटीबायोटिक्स दैट इज कॉल्ड एज द एम्पिसिलिन एंड द टेट्रासाइक्लिन, उसके लिए रेजिस्टेंट जीन होती है और उन जीन को बोलते हैं AMPR जीन एंड टेटार जीन। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ AMPR जीन एंड सेकेंड जीन इज टेटार जीन। एम्पिसिलिन क्या करता है? प्रोवाइड द रेजिस्टेंट नेचर अगेंस्ट एम्पिसिलिन। एम्पिसिलिन क्या है? एम्पिसिलिन इज ए एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक। और व्हाट इज द टेट्रासाइक्लिन? टेट्रासाइक्लिन, टेट्रासाइक्लिन इज ऑल्सो ए एंटीबायोटिक। टेट्रासाइक्लिन इज ऑल्सो ए एंटीबायोटिक मेडिसिन केमिकल है, ठीक है। तो इसमें रेजिस्टेंस नेचर है, किसके लिए है, किसके अगेंस्ट है? एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन है। यानी कि इस PBR322 में ऐसे दो जीन है। अगर इस PBR322 को अगर किसी ऐसे मीडियम में डाल दिया गया है जिसमें एम्पिसिलिन है तो ये डेड नहीं होगा, सरवाइव कर सकता है, क्योंकि एम्पिसिलिन के लिए इसमें रेजिस्टेंस पावर पाई जाती है। इफ दिस PBR322 is cultured in the medium containing the tetracycline, it also can survive in the medium containing the tetracycline, because this PBR322 has the ability to survive against the tetracycline antibiotic due to the presence of TETR gene। इसमें TETR जीन होती है जिसके प्रभाव से इसमें रेजिस्टेंस, प्रतिरोधक क्षमता पाई जाती है। किसके विरुद्ध पाई जाती है? टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक के प्रति। यानी कहने की बात है कि इसमें दो प्रकार के केमिकल्स के लिए प्रतिरोधक क्षमता पाई जाती है, दैट आर द एम्पिसिलिन एंड द टेट्रासाइक्लिन। दीज आर द टू स्पेसिफिक फीचर ऑफ दिस PBR322। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक अभी PBR322 का डायग्राम बनाते हैं और देखते हैं कि PBR322 में किस तरीके से ये जीन्स का अरेंजमेंट होता है, फिर हम इसकी मैकेनिज्म के बारे में और देखेंगे। PBR322 होता है, वो क्या होता है? एक डबल स्टैंडर्ड और सर्कुलर प्लाज्मिड होता है, और उसके करैक्टर की हम बात कर चुके हैं। डबल स्टैंडर्ड और सर्कुलर होता है। हमने क्या कहा कि ये इसमें रिकॉग्निशन साइट होती है फॉर द 8th डिफरेंट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, जैसे PST फर्स्ट, PUE फर्स्ट और EcoR फर्स्ट, एस्चेरिचिया कोलाई, क्ले फर्स्ट, हाइंड थर्ड, BMH फर्स्ट, साल फर्स्ट, और इस तरीके से डिफरेंट ये 8th रिकॉग्निशन साइट फॉर द रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। और फिर हमने कहा कि इसमें क्या होता है कि इंपॉर्टेंट फीचर क्या होता है? ओराई, जिसकी हम बात कर चुके हैं। ओरिजिन और रेप्लिकेशन साइट होता है जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है। हमने कहा कि इस PBR322 के अंदर इट हैज़ द रेजिस्टेंट पावर और अगेंस्ट द एम्पिसिलिन एंड द टेट्रासाइक्लिन। सो देयर आर टू डिफरेंट रीजन्स आर फाउंड इन द PBR, दैट इज द एम्पिसिलिन, द रेजिस्टेंट part for the ampicillin and the resistant part for the tetracycline। The tetracycline, this part, ये पार्ट कौन सा होता है? टेट्रासाइक्लिन के लिए रेजिस्टेंट होता है। तो इस तरह, और ROP की हम डिस्कशन कर चुके हैं। ROP इज द रीजन ऑफ द PBR दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन रिक्वायर्ड फॉर द रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड, ठीक है। अब हम ये देख रहे हैं इनके मैकेनिज्म और फंक्शन के बारे में। देखिए काम की बात क्या है पहले वो समझते हैं, फिर हम डायग्रामेटिकली समझेंगे। यहां पे हमें क्या समझना है, इस प्लाज्मिड में दो एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंस पावर है। इट हैज द रेजिस्टेंस पावर अगेंस्ट 2 डिफरेंट एंटीबायोटिक्स। वो कौन कौन से हैं? एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन के लिए। यानी कि ऐसे हम इस PBR322 को ऐसे मीडियम में डाल दें जिसमें एम्पिसिलिन है, ये सर्वाइव कर सकता है। टेट्रासाइक्लिन के मीडियम में डालेंगे तो भी ये सर्वाइव कर सकता है। क्लियर? अब देखिए, अगर किसी फॉरेन डीएनए के सेगमेंट को मैं इंसर्ट कर देता हूं, कहां पे? टेट्रासाइक्लिन वाले पार्ट में। किसी फॉरेन डीएनए को, इफ वी इंसर्ट ए फॉरेन डीएनए इनटू द टेट्रासाइक्लिन पार्ट ऑफ द PBR322, देन रेजिस्टेंस पावर फॉर द टेट्रासाइक्लिन विल बी एंड। यानी कि PBR322 का जो टेट्रासाइक्लिन वाला जो पार्ट है, इसमें किसी बाहरी डीएनए के सेगमेंट को अंदर एंट्री करा देते हैं तो टेट्रासाइक्लिन के लिए रेजिस्टेंट पावर एंड हो जाती है। अब
पीबीआर को अगर टेट्रासाइक्लिन में डालेंगे तो ये डेड हो जाएगा। एम्पिसिलिन में अब भी सर्वाइव कर सकता है क्योंकि एम्पिसिलिन की जो जीन है अभी भी एक्टिवेटेड है। इसी चीज को हम अभी और समझेंगे। देखिए पीबीआर 322 एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन दोनों में सर्वाइव कर सकता है, नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट, अगर फॉरेन डीएनए को टेट्रासाइक्लिन वाले सेगमेंट में इंसर्ट कर देंगे, अंदर एंट्री करा देंगे, तो टेट्रासाइक्लिन के लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता समाप्त हो जाएगी। टेट्रासाइक्लिन के लिए जब रोग प्रतिरोधक क्षमता समाप्त हो जाएगी तो यह टेट्रासाइक्लिन के मीडियम में डालने पर ये डेड हो जाता है। अब केवल इसमें रेजिस्टेंट पावर किसके लिए बची हुई है? एम्पिसिलिन के लिए। और तीसरा, ऐसा बैक्टीरिया जिसके अंदर ये है ही नहीं, ठीक है ना, तो उसमें क्या होगा? दोनों के लिए ही रेजिस्टेंस पावर नहीं होगी। हम एक एग्जांपल देखते हैं। देखिए एक सिंपल सी डेफिनेशन है, जब कुछ बैक्टीरिया में हम पीबीआर 320 को डाल दें, बहुत सारे आपके पास में है बैक्टीरिया, देखिए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत सारे आपके पास में है बैक्टीरिया है और वो बहुत सारे बैक्टीरिया के अंदर हम क्या डाल दें? बहुत सारे बैक्टीरिया के साथ में मिला दिया हमने पीबीआर 322 को, तो कुछ पीबीआर 322 कुछ बैक्टीरिया में एंट्री कर जाएंगे, उसको हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। जब ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए जब बना करके या इस पीबीआर को किसी बैक्टीरिया में एंट्री करा देते हैं तो हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। कुछ बैक्टीरिया में पीबीआर एंट्री कर जाएगा, उसे कहेंगे ट्रांसफॉर्म्ड बैक्टीरिया। और कुछ ऐसे बैक्टीरिया होंगे जिसमें पीबीआर 322 ने एंट्री नहीं की, उन्हें कहेंगे नॉन ट्रांसफॉर्म्ड बैक्टीरिया। अब हमें छांटना है, वी हैव टू सिलेक्शन बिटवीन द ट्रांसफॉर्म्ड एंड नॉन ट्रांसफॉर्म्ड बैक्टीरिया। ट्रांसफॉर्म्ड रूपांतरित और अरूपांतरित जीवाणुओं का जो सिलेक्शन है हमें करना है। हम कैसे सिलेक्शन करेंगे? उस सिलेक्शन में हमारे लिए हेल्पफुल क्या है? एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन की जीन है, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और इसको कहते हैं कि दीज 2 जीन्स फंक्शंस लाइक सेलेक्टेबल मार्कर्स। तो अभी मैं शुरू करने वाला हूँ, आगे का जो पॉइंट है उसका नाम है सेलेक्टेबल मार्कर्स। ये सेलेक्टेबल मार्कर्स क्या होते हैं, ये सेलेक्टेबल मार्कर्स कैसे काम करते हैं, उसकी बात को हम समझेंगे। उसमें पहला हम एग्जाम्पल किसका लेंगे? टेट्रासाइक्लिन का, और उसके बाद में एक और दूसरा एग्जाम्पल भी लेंगे। तो पीबीआर जो 322 है वो हमारे लिए बहुत काम का है। पीबीआर को समझने के साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, व्हीकल है, उसका नाम है PUC8, उसके बारे में समझेंगे। तो अभी ये 2 टॉपिक शुरू होने वाले हैं। पहला मैं बात कर रहा हूँ पीबीआर की तरह PUC8 वेक्टर को पढ़ेंगे, और उसके बाद में हम किसको पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे सेलेक्टेबल मार्कर्स को। सेलेक्टेबल मार्कर्स क्या होते हैं और कैसे काम करते हैं। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो जरूर देखें ताकि टॉपिक या कंटिन्यूटी के साथ में आपके समझ में आ सके।